दोस्तों, आज की हेडलाइन सिर्फ एक खबर नहीं है, ये भारत की गूंजती हुई चेतावनी है जो इस बार सीधे नेपाल के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। भारत का संदेश साफ है, अब अपनी जमीन किसी के सपनों की राह नहीं बनने देगा। और ये चेतावनी इसलिए दी गई है क्योंकि नेपाल अब अपने दोस्तों के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के लिए भारत से रास्ता मांग रहा था। लेकिन भारत ने जिस ठंडेपन से, जिस दृढ़ आवाज में ना कहा है, वो पूरे दक्षिण एशिया को झकझोरने के लिए काफी है। दरअसल मामला चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी ब्री से जुड़ा है। वही प्रोजेक्ट जो नेपाल में आकर ठहर गया है और जिसे आगे बढ़ाने के लिए अब चीन को भारत की जमीन चाहिए। लेकिन भारत ने साफ कह दिया, हमारी धरती पर चीन के सपनों की ईंट नहीं रखी जाएगी। चीन खुद भारत से ये बात कह नहीं सकता क्योंकि उसे पता है कि जवाब सिर्फ कूटनीतिक नहीं, शायद रणनीतिक भी हो सकता है। इसलिए उसने नेपाल को आगे कर दिया है। नेपाल जो अब चीन की छाया में चल रहा है, भारत से गुहार लगा रहा है कि ब्री को हरी झंडी मिल जाए ताकि वो चीन की राह में पुल बन सके। लेकिन भारत जानता है कि ये पुल विकास का नहीं, विनाश का रास्ता है। चीन ब्री के जरिए नेपाल को गेटवे बनाना चाहता है ताकि वो भारत के दिल में, पूर्वोत्तर के उन 7 राज्यों में घुस सके जो भारत की आत्मा है। अरुणाचल से लेकर त्रिपुरा तक चीन की नजरें ऐसी टिकी हैं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। ये सब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम की उस गुप्त रणनीति का हिस्सा है जिससे चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। कभी श्रीलंका के बंदरगाह से, कभी पाकिस्तान के गलियारे से और अब नेपाल के रास्ते से। चीन चाहता है कि नेपाल तिब्बत और बिहार या उत्तर प्रदेश के बीच पुल बन जाए ताकि उसके सैनिक और उसके निवेश भारत की सरहद के पास तक पहुंच सकें। भारत समझ चुका है अगर ये रास्ता खुल गया तो चीन न सिर्फ हिमालय की चोटियों तक बल्कि भारत के पूर्वोत्तर की घाटियों तक पहुंच जाएगा। वो नदियों के पार नहीं, मनोविज्ञान के पार कब्जा करेगा। भारत के 7 राज्यों को अलग थलग करने की साजिश दशकों से चल रही है और ब्री उसका नया हथियार है। उधर चीन ने तिब्बत में पहले से ही बुनियादी ढांचा ऐसा बना लिया है जो किसी भी वक्त सैन्य मोर्चे में बदल सकता है। और नेपाल अब उसी चीन के आगे झुका हुआ है। $3 अरब से ज्यादा का कर्ज लेकर वो वही कर रहा है जो बीजिंग चाहता है। लेकिन भारत वो नहीं जो दबाव में झुके। भारत आज भी ब्री को कर्ज का फंदा मानता है, एक ऐसा जाल जो पहले सड़कें देता है फिर संप्रभुता निगल जाता है। चीन के हर विकास प्रोजेक्ट के पीछे छिपा होता है एक मकसद, नियंत्रण, दबाव और प्रभुत्व। और भारत इस जाल में कभी नहीं फंसने वाला। भारत ने नेपाल को साफ साफ कहा है, अगर तुम्हें अपने भीतर चीन के प्रोजेक्ट लगाने हैं लगाओ, लेकिन हमारी सरहद से एक भी इंच जमीन चीन के लिए नहीं खुलेगी। कोई रेल नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई गलियारा नहीं। भारत के पूर्वोत्तर की मिट्टी अब केवल भारत के भविष्य का रास्ता बनेगी, चीन के एजेंडे का नहीं। भारत सिर्फ ब्री ही नहीं, CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी खुलकर विरोध कर रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरता है। और भारत ने 100 बार कह दिया है कि POK भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। फिर भी नेपाल चीन की वकालत कर रहा है। वही नेपाल जिसे भारत ने 2017 में $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी। वही नेपाल जिसे भारत ने अपनी रेलवे से जोड़ा जयनगर से कुर्ता तक ताकि दोनों देशों के बीच दोस्ती और व्यापार बढ़ सके। लेकिन आज वही नेपाल उस चीन के लिए बोल रहा है जिसने पूरे एशिया को कर्ज के जाल में फंसा रखा है। अब सवाल सिर्फ इतना है, नेपाल किसके साथ चलेगा? उस भारत के साथ जिसने हर संकट में उसे संभाला, या उस चीन के साथ जो हर देश को सोने के वादे देकर उसका भविष्य गिरवी रख लेता है? भारत की चेतावनी अब आदेश बन चुकी है। हमारी जमीन से अब चीन की चालें नहीं गुजरेंगी। नेपाल को सोचना होगा वो हमारे साथ है या उस ताकत के साथ जो एशिया को गुलाम बनाने निकली है। अगर कोई सोचता है कि नेपाल और चीन का यह खेल सिर्फ एक सड़क या रेल लाइन का मामला है तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। असली कहानी कहीं गहरी है और शायद आने वाले सालों में दक्षिण एशिया की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ इसी BRI की राह से लिखा जाएगा। देखिए, नेपाल आज जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो दिखने में आर्थिक लगता है, लेकिन असल में यह रणनीतिक गुलामी की शुरुआत है। चीन को पता है कि भारत को युद्ध से नहीं, आर्थिक घेरे से रोका जा सकता है और नेपाल उस घेरे की एक कमजोर कड़ी है। चीन चाहता है कि नेपाल को सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि एक लैंड ब्रिज बना दे जिससे वो भारत के दिल तक अपनी पकड़ बढ़ा सके। अब सोचिए, अगर चीन नेपाल में रेलवे, हाईवे और लॉजिस्टिक हब बना लेता है तो क्या होगा? उसकी ट्रेनें सिर्फ माल नहीं लाएंगी, वो डेटा लाएंगी, प्रभाव लाएंगी और धीरे धीरे नेपाल की नीतियों में बीजिंग की सोच बिठा देंगी। यही वो खेल है जो श्रीलंका और म्यांमार में खेला जा चुका है। आज वही खेल नेपाल की धरती पर शुरू हो चुका है। भारत के लिए खतरा सिर्फ सीमा पार से नहीं बल्कि विचार के अंदर से है। नेपाल में अगर चीन की कंपनियां, ठेकेदार और संस्थाएं ज्यादा समय तक जमी रही तो वहां का राजनीतिक और सांस्कृतिक झुकाव स्वतः ही बीजिंग की ओर मुड़ जाएगा। और यही चीन की चाल है, बिना गोली चलाए सीमाओं को बदलना। अब आगे क्या होगा?
भारत अपनी हार्ड पावर से नहीं, स्मार्ट पावर से जवाब देगा। आप देखिएगा, भारत जल्द ही नेपाल में वैकल्पिक निवेश प्रोजेक्ट शुरू करेगा। भारत नेपाल को दिखाएगा कि विकास सिर्फ सड़क बनाने से नहीं, आत्मनिर्भर बनने से होता है। शायद आने वाले वर्षों में भारत और जापान मिलकर नेपाल के भीतर ऐसे प्रोजेक्ट लाएं जो चीन के BRI को सीधी चुनौती देंगे। इसके साथ साथ भारत अपनी सीमाओं को पहले से ज्यादा मजबूत करेगा। सिक्किम और बिहार के सीमांत इलाकों में नई सड़कें, नए सुरक्षा ठिकाने और डिफेंस हब तैयार होंगे। यह सिर्फ सुरक्षा नहीं होगी, यह संदेश होगा। अगर चीन दक्षिण की ओर बढ़ेगा तो भारत उत्तर की ओर तैयार खड़ा है। लेकिन एक दिलचस्प बात और, आने वाले समय में नेपाल के अंदर भी असंतोष पनपेगा। नेपाल की जनता को बहुत देर में समझ आएगा कि चीन के प्रोजेक्ट सिर्फ चमकते हैं, चलते नहीं। जिस दिन नेपाल की अर्थव्यवस्था पर चीन का कर्ज और ब्याज बढ़ेगा, उस दिन नेपाल के लोग खुद कहेंगे, हमें बीजिंग नहीं, दिल्ली चाहिए। भारत तब उस मोड़ पर होगा जहां उसे सिर्फ ना कहने की नहीं, रास्ता दिखाने की जरूरत होगी। यही भारत का असली पल होगा, जब वो दक्षिण एशिया का केंद्र नहीं, नेतृत्व बनकर उभरेगा। और शायद इतिहास फिर एक बार दोहराएगा। चीन के साम्राज्यवादी कदम वहां रुकेंगे जहां भारत का संकल्प शुरू होता है। नेपाल चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, उसकी घाटियों में गूंज हमेशा भारत की होगी, क्योंकि हिमालय की आत्मा कभी पराई नहीं होती। भविष्य की कहानी अब शुरू हो चुकी है और इस कहानी में भारत सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि दिशा दिखाने वाला देश बनने जा रहा है। नेपाल और चीन की यह BRI चाल आने वाले वर्षों में जैसे जैसे अपने असली रंग दिखाएगी, वैसे वैसे भारत की भूमिका और चमकेगी। क्योंकि इतिहास यही कहता आया है, जो देश दूसरों की जमीन पर अपने रास्ते बनाता है, उसका सफर लंबा नहीं होता। चीन का BRI भी वैसा ही है, बाहर से चमकदार, अंदर से खोखला। नेपाल शायद कुछ साल तक इस चमक में फंसा रहेगा, लेकिन जब उसे समझ आएगा कि हर चीनी निवेश का मतलब है कर्ज, शर्तें और अधीनता, तब वो फिर भारत की ओर ही देखेगा। भारत के लिए ये आने वाले साल रणनीतिक पुनर्जागरण के होंगे। भारत अब प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि नीति बनाएगा। भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अगले स्तर पर ले जाएगा, ताकि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार सबको यह दिखे कि विकास का असली रास्ता दिल्ली से निकलता है, बीजिंग से नहीं। चीन का BRI प्रोजेक्ट धीरे धीरे डेट ट्रैप से डिप्लोमेटिक ट्रैप में बदलेगा। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, क्योंकि चीन हर बार किसी न किसी सरकार को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत अपने पड़ोसी को गिराने की जगह थामेगा। यही उसका अंतर है। भारत मदद के नाम पर गुलामी नहीं बेचता, बल्कि आत्मनिर्भरता सिखाता है। भारत अगले दशक में नेपाल के भीतर लोकल कनेक्टिविटी और मानव विकास पर ध्यान देगा। भारत की टेक्नोलॉजी, रेलवे और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नेपाल को दिखाएंगे कि असली साझेदारी वही होती है जहां दोनों देश बराबर खड़े होते हैं। और जब नेपाल का युवा वर्ग यह देखेगा, तो उसका झुकाव फिर भारत की ओर लौटेगा। एक और बड़ा बदलाव आने वाला है। भारत अपने उत्तर और पूर्वी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन लाने जा रहा है। अरुणाचल से लेकर सिक्किम और बिहार तक नई सड़कें, एयरबेस और डिजिटल कॉरिडोर बनेंगे। इसका मतलब यह होगा कि चीन अगर रास्ते से हमला करेगा, तो भारत रफ्तार से जवाब देगा। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की स्थिति बदलेगी। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप पहले ही चीन के BRI से सावधान हैं। भारत इन देशों के साथ मिलकर दक्षिण एशिया में स्मार्ट और क्लीन कनेक्टिविटी की नई पहल शुरू करेगा, जो पारदर्शी होगी, टिकाऊ होगी और किसी देश की संप्रभुता को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यही पहल भारत को एशिया का केंद्र बना देगी। भविष्य में नेपाल जब अपने निर्णयों की समीक्षा करेगा, तो उसे एक बात साफ दिखेगी, भारत ने कभी उसे मजबूर नहीं किया, सिर्फ विकल्प दिया, और वही विकल्प उसका उद्धार बनेगा।